प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना समझौता के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 को विस्तार से देखा। एग्ज़ाम की दृष्टि से 1919 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग ऐसा होता है कि 1919 और 1935 के अधिनियम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम संवैधानिक विकास की यात्रा को अब आगे बढ़ाते हुए साइमन कमीशन पे चलते हैं कि साइमन कमीशन के कारण किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास करने में सहायता मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रोविज़न था कि इस अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रति 10 वर्ष पश्चात एक संवैधानिक समीक्षा आयोग की नियुक्ति की जाएगी और उसके माध्यम से ये देखा जाएगा कि भारत के लोगों को संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत कितना अनुभव हुआ है, उत्तरदायित्व शासन कितना फलीभूत हुआ है। इस बात के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग का गठन किया गया जिसको साइमन कमीशन नाम दिया गया। क्योंकि उसका नेतृत्व साइमन नामक एक अंग्रेज कर रहा था, इसलिए उस आयोग का नाम साइमन कमीशन रखा गया। फर्स्ट बात, गठन कब होता है? 1927 में इसका गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1930 में। तो दो मुख्य बात हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, इसका गठन 1927 में हुआ और इसके द्वारा रिपोर्ट 1930 में दी गई। दो मुख्य बातें हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि प्रति 10 वर्ष पश्चात संवैधानिक समीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, तो 1929 में गठित होना चाहिए था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व इसका गठन कर दिया गया। इसके पीछे यूरोप की राजनीति थी, इंग्लैंड की जो राजनीति थी वो मुख्य कारक थी। इंग्लैंड में मुख्य रूप से दो दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का झुकाव भारत की तरफ थोड़ा बहुत रहता था, जबकि कंजर्वेटिव भारत के खिलाफ अत्यंत शोषित साम्राज्यवादी नीतियों को पोषित करते थे। तो जब इलेक्शन होने वाले थे तो वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी शासन कर रही थी और उसको ये आभास हुआ कि यदि लेबर पार्टी चुनाव में जीतती है तो वो भारत के प्रति अपनी नीतियां बदल सकती है। तो क्यों न सरकार बदलने से पूर्व ही भारत में एक नया संवैधानिक आयोग बना दिया जाए। इसलिए 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 2 वर्ष पूर्व इस आयोग का गठन कर दिया गया था। अब इसके जितने भी सदस्य थे, सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, श्वेत कमीशन भी कहा गया। भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन के सदस्य सबसे पहले बम्बई तट पर आते हैं, वहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अब देखते हैं, इसने 1927 में गठित होने के बाद काफ़ी पक्षों से विचार विमर्श किया और अंततः अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की, जिसकी सिफारिशें क्या क्या थी वो हमें देखनी है। फर्स्ट सिफारिश, इसने कहा कि भारत में एक संघ की स्थापना की जानी चाहिए, केंद्रीय सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, परिसंघात्मक संविधान की सिफारिश की गई। पॉइंट नंबर 2, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया है, उस द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसी सिफारिश इस कमीशन ने दी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले भी अध्ययन किया कि
19 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन का गठन। प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित और आरक्षित दो विषयों में बांटा गया। फिर हमने देखा कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जबकि संघ स्तर पे, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। साइमन कमीशन ने सिफारिश दी कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होनी चाहिए और इस प्रस्ताव को 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, राज्यों में सरकारों का विस्तार करना चाहिए। राज्यों में प्रांतीय विधानसभाएं होती थी और एक प्रांतीय गवर्नर भी होता था। तो इन्होंने कहा कि प्रांतों के अंतर्गत सदस्यों की संख्या में और वृद्धि की जानी चाहिए, प्रांतीय विधान परिषदों को और अधिकार दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की इन्होंने आलोचना अवश्य की। इसके बावजूद भी ये चकित करने वाली सलाह थी। इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए और इन्हीं सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा कि दलितों के लिए भी पृथक से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, जिनको 1932 के जो कम्युनल अवार्ड है, सांप्रदायिक अवार्ड है, उसमें मान्यता दी गई। इस कारण हिंदू धर्म को एक तोड़ने की उन्होंने कुटिल चाल रची थी, तो इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया। पॉइंट नंबर 4, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रोविज़न किए जाएं। इस बाबत प्रांतीय गवर्नरों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जानी चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रांतीय गवर्नरों को कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसी सिफारिश किसने की? साइमन कमीशन ने। अब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पे विचार करने के लिए फिर सम्मेलन बुलाए गए और सम्मेलन को नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में उनको गोलमेज सम्मेलन कहा गया। गोलमेज, प्रिय विद्यार्थियों, मेज किसी मीटिंग में कैसी लगाई गई है, टेबल कैसी लगाई गई है, वो बहुत कुछ कहती है। जैसे चौकोर टेबल होती है वो असमानता का सूचक होती है, जबकि गोल टेबल होती है वो समानता का सूचक होती है कि सभी लोग बराबरी के स्तर पर मानकर बातचीत कर रहे हैं। चौकोर टेबल में सबसे बड़ा अधिकारी या जो मंत्री होते हैं वो एक साइड बैठते हैं और बाकी तरफ और ऑफिसर बैठते हैं, जबकि गोल टेबल जो होती है उसमें स्पेशल राइट्स की पोजीशन को कुछ नहीं बताता। तो सारे के सारे लोग एक साथ बैठते हैं, तो वो समानता के आधार पर बैठक होती है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को समानता के स्तर पर बातचीत की। इस कारण इन सम्मेलनों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन कहा गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं भारत में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932। अब प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए? साइमन कमीशन की दी गई रिपोर्ट पर विभिन्न दलों से समानता के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए। फिर गोलमेज सम्मेलन जो हुए, उन सम्मेलनों का जो निष्कर्ष निकला, उन निष्कर्ष के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार हुआ और 1935 के अधिनियम की आधारशिला क्या बनती हैं? मुख्य रूप से साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो ये हमने देखा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का यहाँ हम केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन कर रहे हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ सेपरेट रूप से हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे।
कैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, कहाँ कहाँ विरोध हुआ। तो ये हम सब चीज़ें इतिहास के अलग चैप्टर में देखेंगे। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से साइमन कमीशन का क्या महत्व है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास के रूप में क्या महत्व है उसका अध्ययन हम अलग टॉपिक में करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनियल अवार्ड भी कहते हैं इसको, कम्युनियल अवार्ड। ये 1932 में आया था। अब कम्युनियल अवार्ड क्या था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिमों के बीच तो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के कारण विद्वेष बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के बड़े लोग संगठित हैं, तो क्यों न हिंदुओं को भी आपस में तोड़ा जाए। तो इस बात के लिए उन्होंने हिंदुओं के अंदर जो दलित वर्ग था उसके लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की। पृथक निर्वाचन पद्धति के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। पृथक निर्वाचन पद्धति 1909 के अधिनियम की देन है और लॉर्ड मिंटो को उसका जनक हम मानते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत जिस क्षेत्र के अंतर्गत सीट रिजर्व कर दी जाती है उस क्षेत्र में संबंधित वर्ग का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है और संबंधित वर्ग के लोग ही वोट कर सकते हैं। जैसे हम जयपुर के लिए माने कि जयपुर की सीट किसी दलित के लिए आरक्षित कर दी गई, तो जयपुर में भले ही अन्य कास्ट कितनी भी हो, अन्य पॉपुलेशन कितनी भी हो, लेकिन खड़े होने का अधिकार भी दलित को होगा और उस पूरे क्षेत्र में वोटिंग करने का राइट भी केवल दलित को होगा। तो ऐसा पृथक निर्वाचन पद्धति इन्होंने दलितों के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की। तो ये पूछा जाता है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कम्युनियल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड। और सांप्रदायिक अवार्ड कब का है? 1932 का। यही नहीं किया, इस कम्युनियल अवार्ड में दलितों के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए भी जारी रखने की सलाह दी। हमें याद है कैसे कैसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। 1909 के भारत शासन अधिनियम में मुस्लिमों के लिए किया। मुस्लिमों के अलावा जो सिख हैं, ईसाई हैं, यूरोपियन हैं, एंग्लो इंडियन हैं, इनके लिए प्रोविज़न 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुआ। और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से हुई। तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुस्लिमों के लिए 1909 का अधिनियम, दलितों के लिए 1932 का सांप्रदायिक अवार्ड, शेष कम्युनिटी को जो दिया गया वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से दिया गया। तो ये विद्यार्थियों, यहाँ पे भी हम पूरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के बेस पे पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच के आधार पे अलग से हम इनको देखेंगे। आगे हम देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता भी सितंबर 1932 का है। पूना समझौता क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। और पृथक निर्वाचन पद्धति क्यों दी गई? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए इस प्रकार की वकालत कर रहे थे। क्योंकि भीमराव अंबेडकर को ये महसूस होता था कि हिंदू धर्म के भीतर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके उत्थान के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न की सख्त आवश्यकता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब भीमराव अंबेडकर की जो मांग थी उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि वास्तव में इसे हिंदू धर्म का विभाजन हो सकता है, इसलिए पृथक निर्वाचन पद्धति कम्युनियल अवार्ड के माध्यम से लागू कर दी। गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में कैद थे। पूना की यरवदा जेल में ही गांधी जी ने यह सोचा कि इससे तो हिंदू धर्म का विभाजन होगा और भारत की वर्षों से स्थापित एकता और अखंडता को अवश्य खतरा पहुंचेगा।
इसलिए गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। किसके विरोध में? सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में, सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। फिर बाद में विभिन्न जो नेता थे, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, इनके सहायता से गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये किया कि दलितों के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति है उसको समाप्त किया जाएगा और दलितों को हिंदुओं के जो आरक्षित क्षेत्र हैं, हिंदुओं के लिए जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन्हीं में ही अतिरिक्त क्षेत्र दिए जाएंगे। जैसे पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत दलितों के लिए लगभग 71 सीटें रिजर्व की गई, लेकिन जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे उनमें गांधी जी ने कहा कि हम आपको और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। तो लगभग 148 सीटें कहा कि हम दलितों के लिए लगभग 148 सीटें रिजर्व रखेंगे, वहाँ पे हम दलितों को चुनाव लड़वाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो संयुक्त निर्वाचन पद्धति थी, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था थी, उसी के हिस्से बने रहे और गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हो जाने से दलितों के बीच जो ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन पद्धति दी, उस पद्धति को त्याग दिया गया। दलितों के लिए केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित कर दी। सामान्य निर्वाचन के तहत कांग्रेस ने ही आरक्षित कर दी कि हम इतनी सीटों पे कम से कम दलितों को टिकट देंगे। तो 71 सीटों की बजाय 148 सीटों के लिए उन्होंने कहा। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे हम 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे।